Konnichiwa otakus, welcome to Otaku Hub, and today we will be counting down on our picks for top 10 greatest arcs in anime. तो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में कुछ क्राइटेरिया है जिसको मैंने ध्यान में रखते हुए टाइटल्स को इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल मांगा के आर्क्स तो ऑब्वियसली इस लिस्ट में नहीं है। अदर देन दैट यहाँ पे हम कोई ऑनगोइंग एनिमा आर्क को इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि पैरानॉर्मल लिबरेशन, वॉर आर्क फ्रॉम माय हीरो एकेडेमिया, 1000 ईयर ऑफ ब्लड आर्क फ्रॉम ब्लीच, वन आर्क फ्रॉम वन पीस, वार ऑन पैराडाइज आर्क फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। अगर मैं वन और वार ऑन पैराडाइज को इंक्लूड करता तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह आर्क टॉप 1 पोजीशन पे होती। मैं इनको एक ऑर्डर में रखूंगा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, तो मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच नहीं करते तो इट्स टोटली फाइन। नो टू पीपल परसीव वन थिंग। ओपिनियन डिफर्स कर सकते हैं तो इसमें कोई भी ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, तो जस्ट वीडियो को पीसफुली एंजॉय कीजिए। तो लेट्स बिगिन। नंबर 10, फ्रीजा सागा। अगर हम टॉप 10 आर्क्स की बात करें और उसमें ड्रैगन बॉल का नाम ना आए तो कैसे हो? Okay, so we all know this arc is one of the greatest battles in anime history. A battle between the science's greatest enemy Frieza and our hero Goku. ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे सागा आते हैं, जैसे कि सेल सागा, माजिन बू सागा, सायन सागा, बट द बेस्ट सागा ऑफ ड्रैगन बॉल इज डेफिनेटली फ्रीजा सागा। फ्रीजा सागा टोटल 3 सागा को लेके बनता है, जो है द नामेक सागा, कैप्टन गिन्यू सागा एंड द फ्रीजा सागा। कई सारी चीजें हैं जिससे हम फ्रीजा सागा को एक परफेक्ट सागा कह सकते हैं, जैसे कि फ्रीजा सागा का स्टोरी टेलिंग, बिल्डअप, स्ट्रक्चर, एंटेगनिस्ट, एवरीथिंग वाज फकिंग इनसेन। अगर हम एंटेगनिस्ट की बात करें तो फ्रीजा इज द बिगेस्ट एंड बैडेस्ट ऑफ ऑल द एनिमीज ऑफ गोकु's पाथ थ्रू आउट द ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज। फ्रीजा सागा में बहुत सारे बिग इवेंट हुए हैं, बट गोकु's इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सुपर सायन इज इजीली द गोटेड मोमेंट। नाइन पे आता है द प्रॉमिस्ड आर्क फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं बोलूंगा परफेक्ट। एवरीथिंग हियर वाज ब्रिलियंट एंड इट प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंडिंग्स इन एनिमे ऑफ ऑल टाइम। एवरीथिंग अबाउट दिस आर्क इन द स्टोरी लाइन मेक्स मी वांट टू बर्स्ट आउट इन टीयर्स ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस। ये सब बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करती है, जैसे कि लव, फैमिली, सेक्रीफाइस एंड इमॉर्टैलिटी। There is a reason why this anime is number 1 on every anime list, bro. जैसे कि पहले एपिसोड से स्टोरी का बिल्डअप स्टार्ट होना, फिर डिफरेंट कैरेक्टर का स्टोरी लाइन, फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड लास्ट आर्क में सब कुछ एक साथ आना, लाइक एवरीथिंग कमिंग टुगेदर एंड एवरीवन फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स एंड देयर फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड वर जस्ट सो एपिक। नंबर 8 पे आता है एनीज लॉबी एंड वाटर 7 आर्क। I think it's unwise to separate these two arcs. Personally, I will always see both Water 7 and Annie's Lobby as one whole big arc rather than two. The building up was absolutely great and the climax was insane. भाई साहब, इन दोनों आर्क्स में क्या क्या नहीं हुए थे। रॉबिन की I want to live से लेके लूफी का पहला गियर तक, it was freaking badass, dude. 行きたいと! Yeah! 行きたい! 私も一緒に海へ連れてって! इस आर्क में हमें बहुत सारे अमेजिंग चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि चॉपर का मॉन्स्टर पॉइंट, सोगेकिंग जैसे मिस्टीरियस हीरो, फ्रैंकी माय बॉय। इसी आर्क के बाद फ्रैंकी ने स्ट्रॉ हेड ज्वाइन किया था एंड रॉबिन इसी आर्क के बाद एक प्रॉपर स्ट्रॉ हेड बनी थी। एंड बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस आर्क वाज जब 6 के 6 स्ट्रॉ हेड रॉबिन के सामने खड़े हो जाते हैं एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं ना। भाई साहब क्या ही था वो। एंड ऐसी चीज जिसके वजह से लूफी ने सबको प्रूव कर दिया था व्हाई इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस गॉड डैम शो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गियर्स। लूफी का गियर 2 और 3 इसी आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इस सब के अलावा एक बहुत प्रीसियस मोमेंट था एंड दैट वाज गोइंग मेरीज डेथ। इसने सोचा था कि एक सिप के लिए हम लोग रोएंगे। हेड्स ऑफ ओडा।
नंबर 7 पे आता है सोल सोसाइटी आर्क फ्रॉम ब्लीच. Who can argue that this wasn't Bleach at its finest? Ichigo and his accomplices running through Soul Society, trying desperately to save Rukia, who didn't deserve her fate. An inside plot in which nothing is what it seems. This is one of the very first arcs in Bleach and shows how just amazing the start of this anime was. To be honest, जब मैंने Bleach देखना स्टार्ट किया था तब मुझे ये शो बहुत ही ज्यादा स्लो पेस्ड लगा था, तो मैंने इसको कुछ ही एपिसोड देख के ड्रॉप कर दिया था. फिर मेरे दोस्तों के कहने के कारण मैंने फिर से ये देखना चालू किया एंड जब रुकिया को सोल सोसाइटी में ले जाते हैं तब असली मजा स्टार्ट होता है ब्लीच में. ये आर्क लेजिट एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह था एंड इन दिस आर्क हमें पहली बार बांका ही सुनने को मिला था. आर्क में एक टाइम आता है जहाँ पे एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होता है और सबका दिमाग उड़ा देता है बाय इंट्रोड्यूसिंग वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट एंटागनिस्ट इन एनिमे एंड मांगा हिस्ट्री. दिस वाज द टाइम ब्लीच स्टोरी रोज अप टू बी वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स इन ऑल ऑफ द एनिमे. नंबर 6 पे आता है शोगुन असैसिनेशन आर्क फ्रॉम जिंतामा. इस आर्क के बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि जो जिंतामा को ड्रॉप करते हैं ना, जब वो लोग ये आर्क देखेंगे तब वो लोग सोचेंगे कि बहुत बड़ी भूल कर दी थी ये एनिमे को ड्रॉप करके. जिंतामा का फोकस ज्यादा कॉमेडी पे ही होता है, पर जब ये सीरियस होना चालू होता है तब ये भूल जाता है कि ये कोई कॉमेडी एनिमे था. कॉमेडी से एकदम सीरियस. और जिंतोकी वर्सेस ताकासुकी की फाइट जो हम डे 1 से मांग रहे थे, वो फाइट हमें इस आर्क में देखने को मिला था एंड दे एंड अप क्रिएटिंग सम ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड एक्सेलरेटिंग फाइट सीन इन ऑल ऑफ द एनिमे. इस आर्क में एक्शन इतना ज्यादा टॉप नॉच था एंड इसका फाइटिंग सीन का कोरियोग्राफी एकदम पिक. आप लोग जानते ही वो जिंतामा टॉप एनिमे लिस्ट में किस पोजीशन होल्ड करता है. कुछ तो रीजन होगा ना इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए. नंबर 5 पर आता है किमिरा एंड आर्क फ्रॉम हंटर हंटर. लोग आपको जितना भी कहे कि ये ड्रैग है, बोरिंग है, लेकिन आप कभी भी पेशेंस छोड़ना, क्योंकि दिस इज वेयर द शिट्स गेट रियल. दिस इज ट्रू हंटर हंटर. किमिरा एंड आर्क इज फार सुपीरियर टू एनी अदर आर्क इन दिस सीरीज. यस, यॉर्क न्यू सिटी से भी. ये शुरू तो होता है एक सिंपल एंट हंटिंग मिशन के साथ एंड एंड होता है एक बहुत ही डीप और साइकोलॉजिकल इवेंट बनकर. जब भी कोई एनिमे आपका फेवरेट होता है तो उसका कोई की एलिमेंट होता है, जैसे कि स्टोरी, की प्लॉट, की कोई कैरेक्टर, और वही रीजन है कि वो शो आपका बहुत ज्यादा पसंद आता है. सो एपिसोड 128 में मैंने अपने आप को पूछा व्हाट आई लाइक इन दिस शो, मुझे इस शो में क्या पसंद आया, एंड आई इमीडिएटली गॉट द आंसर, एवरीथिंग. हंटर हंटर बाकी एनिमे की तरह नहीं है. स्टोरी का एटमॉस्फेयर और उसकी डेंसिटी के आगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. आई कैनॉट इवन डिसाइड माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस सीरीज. और ऐसा नहीं है कि सारे कैरेक्टर बहुत ज्यादा बैडएस या ओपी थे. हंटर हंटर के सारे कैरेक्टर बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक है और वही बात मुझे उनकी सबसे ज्यादा पसंद है. अपनी हायर पॉइंट पर हंटर हंटर जो अपनी हाइट को रीच करता है ना, कॉम्प्लीमेंटेड बाय द टॉप नॉच एग्जीक्यूशन बाय मैडहाउस, आई कैन सेफली से दैट दिस इज व्हाट आई वुड कॉल्ड पिक स्टोरी टेलिंग. नंबर 4 पे आता है एल आर्क फ्रॉम डेथ नोट. 25 episodes of pure perfection. The psychological battle between Light and L was just on another level. Death Note is definitely one of the best shows that you can start watching anime with. For me, Death Note is something that I would consider to be the life changing. क्योंकि Death Note से पहले मैं बस मूवी और सीरीज देखना पसंद करता था, और जब मैंने Death Note पहली बार देखा, then I came to know कि क्या चीज होता है ये एनिमे, और तभी से मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था. Death Note दो बिलीव्स की लड़ाई के ऊपर बात करता है, दो पोलर ऑपोजिट प्रोस्पेक्टिव के ऊपर. Light, who is on a rampage to kill every criminal out there, and one who doesn't believe in his methods, senior detective L. Every episode had me on the edge of my seat और मैं legit चिल्ला रहा था कि ओ भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. सीरीज का मेन आइडियोलॉजी बहुत ही सिंपल है, जस्टिस. जस्टिस किसे कहते हैं? लाइट की नजर में जो कीरा कर रहा है वो जस्टिस है, लेकिन वही सेम चीज एल की नजर में क्राइम है. Justice. The battle between L and Light को जिस तरीके से ड्रामाटाइज और हाइप अप किया गया है, वो सही में आपको गूज़बम्स देता है. Even the most simple and trivial thing are overly dramatized and spectacularly fascinating. リュウクの情報と前もっての仕込みで
どう見ても勉強している受験生を装いながら、僕はデスノートで今報道されている犯罪者を殺すことができる。 The best part of this arc was definitely the mind games and chase between Light and L. And शो के एंड में आप ये सोचोगे कि सही कौन था और गलत कौन, क्योंकि ये शो plays the emotion of blurring the line in between very well. आप एक साइड ले ही नहीं पाओगे. You will end up falling in love with the character for sure. And बिना किसी शक के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये arc one of the most finest and brilliant arc था. नंबर 3 पे आता है पेन आर्क फ्रॉम नारुतो. लव कन्फेशन, डेथ, डिस्ट्रक्शन, रेवेंज, इमोशन, इन्वेजन, द न्यूक्लियर विजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द रिवाइवल्स, द नारुतो. इट वाज एपिक. मैं ये आर्क को टॉप 3 आर्क बोल सकता हूँ क्योंकि यही आर्क के बाद नारुतो ने क्रंची रोल पे टॉप 1 एनिमे का पोजीशन हासिल किया था. दिस आर्क इन नारुतो हैज टू बी सम ऑफ द बेस्ट फिक्शन दैट आई एवर वॉच्ड. Two humans coming together from a similar situation where one fell into despair, hatred and wanted revenge while the other raged above it to prove that there is a chance of world peace without causing more unneeded hatred. This is what the arc really asks us. If someone has hurt you, do you ask why or do you act with hate? In this arc, the theme of hatred and revenge was executed brilliantly. ये आर्क देखने में मुझे जितना मजा आया था वो शायद ही मुझे कभी आया होगा, क्योंकि ये आर्क था ही ऐसा गूज़बम्प्स वाले मोमेंट से भरा हुआ. ये आर्क में हमें बहुत सारे अमेजिंग सीन्स देखने को मिलता है, जैसे कि जिराया का पास्ट, काकाशी वर्सेस पेन, हिनोता का कन्फेशन एंड फाइनली द रिवील ऑफ नारुतोस पेरेंट्स. ये आर्क का सबसे बेस्ट मोमेंट था नारुतो का बैड एस एंट्री, और आर्क के एंड में जब पूरा विलेज नारुतो को एक्नॉलेज करते हैं, वो सीन देख के लिटरली मेरे आंखों से पानी आ गया था. And I can simply say this is one of the greatest shonen arc ever created. नंबर 2 पे आता है रिटर्न टू शिगानशिना फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन. जब मैं किसी नई सीरीज या फ्रेंचाइज में एंटर करता हूँ तब मेरे उससे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये मेरी सारी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर देगा. बीइंग वाचिंग एनिमे फॉर 5 years मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कम ही एनिमे है जो अब तक ऐसा कर पाए, बट अटैक ऑन टाइटन इज वन गॉड डैम शो जो न सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन को सरपास करता है बट इट क्रशेस देम एंड थ्रोज अवे इनटू द विंड. अगर कोई ऐसा एनिमे है जो मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे एनिमे कम्युनिटी के इस बीच के वॉल को ब्रेक कर सकता है तो फिर वो ये है, एंड दैट्स अ फैक्ट. क्योंकि IMDb के टॉप रेटेड एपिसोड की लिस्ट में अटैक ऑन टाइटन ही ऐसा एनिमे है जो कि इतने सारे हायर रैंक्स को होल्ड करता है, व्हिच इंक्लूड रैंक 1. दैट्स अ बिग थिंग. अनलाइक माय एनिमे लिस्ट, IMDb पे हर कोई एनिमे फैन नहीं होता. सीजन 1 was 25 episode long and certainly didn't have much to offer. सीजन 1 का मेन सब्सटेंस था द मिशन दैट कमेंस्ड आउटसाइड द वर्ल्ड, जो कि पहली दफा में काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये थी हर एक नया मिशन बिल्कुल पिछले वाले जैसे सेम. नए कैरेक्टर से तो हमें इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, लेकिन कोई मेजर कैरेक्टर आर्क नहीं था. ज्यादातर कैरेक्टर बस शॉकिंग मटेरियल होते थे जिनके मरने पर सीरीज पर लॉन्ग टर्म इंप्रेशन नहीं पड़ रहा था. अल्टीमेटली टाइटन शिफ्टिंग पावर रिवील के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि सीरीज कहीं आगे बढ़ रहा है, अंटिल सीजन 2. नाउ सीजन 2 ही ऐसा पड़ा था जहां पे अटैक ऑन टाइटन ने फाइनली वो करना शुरू किया जो कि मेरे ख्याल से हर शो को करना चाहिए. इट स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द प्लॉट एंड डेवलपिंग इट्स कैरेक्टर. फ्रॉम नाउ ऑन हर एक कैरेक्टर की अपनी स्टोरी थी, एंड यही बिल्डअप आगे जाके हमें देती है एक गॉड टायर स्टोरी आर्क, जहाँ पे हमें बहुत सारे ओपी मोमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन से लेके एरन वर्सेस राइनर तक. और इसी आर्क के एंड में हमें पता चलता है द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी. ये आर्क मे नॉट बी द बेस्ट आर्क बट इट इज इंडीड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनिमे आर्क दैट केम आउट इन द लास्ट फ्यू डिकेड. मुझे पूरा विश्वास है कि आज से 10 साल बाद जब हम एनिमे मीडियम को पीछे मुड़ के देखेंगे तो देन वी विल सी अटैक ऑन टाइटन स्टैंडिंग एट टॉप इन एवरीथिंग.切るだけだ。黒の騎士団にはゼロという伝説が残っている。シュナイゼルもゼロに使える。これで世界は軍事力ではなく話し合いという一つのテーブルにつくことができる。を開始いたします。スイッチ俺もか
頑張っちゃおうと。この子たちに手を出さないで。やだ、近寄らないで。これはनंबर 1 पे आता है मरीन फोर्ड आर्क फ्रॉम वन पीस। मैंने आज तक जितने भी वॉर देखा है, नॉट ओनली इन एनिमे बट मूवी, वेब सीरीज, सब में, और उन सब के ऊपर मैं रखना चाहूंगा मरीन फोर्ड को। मरीन फोर्ड वॉर को इवन मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का बैटल ऑफ बास्टर्ड्स, बैटल ऑफ विंटरफेल एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का लास्ट बैटल, इन सब के ऊपर रखता हूँ, बिकॉज दिस वॉर वाज फकिंग इनसेन। द आर्क व्हिच ब्रिंग्स hundreds of chapter a build up to close and helps to introduce the new direction that One Piece is moving towards. This arc is like a turning point for the world of One Piece, not just to the मेन कैरेक्टर बट लिटरली टू एवरीवन लिविंग इन वन पीस। इतने सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, योंकोस का ट्रू पावर, मरीन का फुल स्ट्रेंथ, वर्ल्ड्स के इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोग एक साथ आना, मजा आ गया था देख के। मरीन फोर्ड वॉर में इतने ज्यादा जबरदस्त मोमेंट थे, जैसे कि लूफी का गोटेड एंट्री, लूफी जब एस को फ्री कर दिया था, एस ने जब लूफी को प्रोटेक्ट किया था अकाइनो से, लूफी का कॉन्करर हाकी, जिनबे का रोल, व्हाइट बियर्ड वर्सेस अकाइनो, व्हाइट बियर्ड वर्सेस ब्लैक बियर्ड, जोजी, विस्टा, मार्को, लॉ की एंट्री, मीहॉक का स्लैश, व्हाइट बियर्ड का लेजेंडरी डेथ, ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट का ट्विस्ट, सेंगोकू का डेविल फ्रूट, मतलब सब एकदम बवाल, एक फ्लॉ नहीं था इस आर्क में। एंड एट लास्ट सैंक्स की अराइवल, भाई साहब आग, मतलब लिटरली आग। एंड फॉर मी द बेस्ट सीन वाज डेफिनेटली जब व्हाइट बियर्ड पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने चिल्ला के बोलता है, वन पीस वा जित्सुजाई सुरु। इट लिटरली गेव मी गूज़बम्प्स। सब वन पीस फैन को पता है कि मरीन फोर्ड आर्क वो है जब वन पीस अपने पीक पे पहुंच जाता है, एंड एक्शन एंड ग्रेट मोमेंट से ज्यादा मैटर करता है स्टोरी का कंक्लूजन, जो कि इस आर्क का बेस्ट वे में हुआ था। एंड वॉर के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट बहुत ज्यादा मस्त थे। ये आर्क बाकी एनिमे की तरह मेन प्रोटैगनिस्ट को फोकस नहीं करता, रेदर इट फोकसेस ऑन ऑल अदर कैरेक्टर टू एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड वर्ल्ड बिल्डिंग। साफ शब्दों में मैं कहूँ तो मरीन फोर्ड आर्क एक बहुत ही सेंस ऑफ मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखा गया आर्क है, जो कि एट द सेम टाइम बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट से भी भरा हुआ है। द नेल ईटिंग फिलोसफी, द इंजीनियस कैरेक्टराइजेशन एंड डेवलपमेंट, द इन फकिंग सेन प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ दैट कंबाइन मरीन फोर्ड द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ एनिमे आर्क्स।